हम्म। तो भवन के तलों से आने वाले मीन्स ऑफ एग्रेस, बचाव के रास्ते जो होंगे, उसकी चौड़ाई ऊपर से नीचे तक एक समान होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ नीचे कम हो गया या अधिक हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया। ऐसा नहीं होगा। ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा सर होगा मतलब। हाँ। एक बार 10 नंबर पॉइंट दोबारा बताना। ऊपर के तलों से आने वाली कम से कम आधी सीढ़ियां सीधे नीचे की ओर अथवा पैसेज में आनी चाहिए। मतलब जैसे ये सीढ़ी है, जी। ठीक है, जी सर। आवाज जा रही है? आधी सीढ़ियाँ नीचे की अथवा पैसेज में आनी चाहिए, कम से कम आधी सीढ़ियाँ। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सीढ़ी है, तो ये पैसेज वे में आनी चाहिए। उसके बाद इससे ऊपर सीढ़ी गई, तो इसके लिए पैसेज वे थोड़ी मिलेगा। तो सपोज हम्म। करिए नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां बनी हुई है, ऐसे 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 करके। तो सीढ़ियां मतलब कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि पैसेज वे में आनी चाहिए सीधे। समझ गए? ठीक है सर, समझ गए जी। पैसेज वे में आनी चाहिए, अर्थात दो सीढ़ियों में से कम एक। इसका दूसरा मीनिंग ये हुआ कि सीढ़ियां फ्लोर से जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्पेस का जो हम प्रोविजन करेंगे, तो उसमें अगर दो सीढ़ी है, जैसे एक सीढ़ी फ्लोर वाइज जो हमने डिस्कस किया था पिछले दिनों, एक फायरमैन्स के लिए बाहर से सीढ़ियां होंगी, जो हर एक फ्लोर पे जाकर वो उसे फायर फाइटिंग कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ही होनी चाहिए जो ऊपर के तल से सीधे नीचे की तरफ पैसेज में आनी चाहिए। मतलब दो अगर सीढ़ियां हैं, तो उनमें से एक सीढ़ी ऐसी होनी चाहिए कि वो सीधे के सीधे नीचे आए, ऊपर टेरेस से नीचे की तरफ आए। और एक सीढ़ी ऐसी होनी चाहिए जो तलों से होता हुआ आए, अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस केस भी है तो उससे क्या फायदा होगा कि अगर टेरेस पे सबसे ज्यादा मुसीबत में कौन फंसता है? जो टेरेस पे है। स्टेयर्स अगर टेरेस पे नहीं है, मतलब टेरेस से डायरेक्ट आने का नहीं है, तो उसको बिल्डिंग के थ्रू आना पड़ेगा। तो बिल्डिंग के थ्रू आना पड़ेगा तो क्या होगा? फायर हजार्ड का सामना करना पड़ेगा बीच में। तो ऐसे स्टेज केसेस में कहने का मतलब है कि एटलीस्ट दो सीढ़ियों में से एक सीढ़ी डायरेक्ट नीचे की तरफ आनी चाहिए, जो कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे। ठीक है? ठीक है अजीत जी। ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग? अच्छा, सर भवन के तलों से आने वाले मेष और एग्रेस की चौड़ाई पर हम बात कर रहे थे कि वो चौड़ाई जो है समान होगी। उसके चौड़ाई में कहीं कम कम कहीं अधिक नहीं होगी, और वो समान चौड़ाई का एग्रेस होगा। एग्रेस के साधनों की कैपेसिटी, मतलब कितने लोग एक साथ बाहर हो सकते हैं, सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर, मूविंग डोर्स को किसी भी तल के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर ये सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ये एग्जिट है ही नहीं, तो एग्जिट नहीं है तो एग्रेस के साधनों की कैपेसिटी भी हम इसको इस पर हम आकलित नहीं करेंगे कि इसमें 25 आदमी भाग सकते हैं या 50 आदमी निकल सकता है। तो इसको हम उस श्रेणी में रखेंगे नहीं, क्योंकि एग्जिट के श्रेणी में ये आता ही नहीं है। घूमने वाले दरवाजे या इस प्रकार के कोई भी डिवाइस जो एक ही दिशा में निकलना रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, अथवा अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करता है, इस प्रकार लगा हो कि मीन्स ऑफ एग्रेस को बाधित न करे। कुछ द्वार ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक डिवाइसेस उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, और जब आप कार्ड शो करेंगे तो दरवाजा खुलेगा। कार्ड आप शो नहीं करेंगे, उसमें प्रोग्रामिंग होती है।
तो कार्ड शो करेंगे तो वो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो एक्सेस कंट्रोल वाले सिस्टम के दरवाजे जो भी होते हैं जिसमें अनाधिकृत प्रवेश वर्जित होता है, ऐसा लगा होगा कि वो मीन्स ऑफ एग्रेस को बाधित न करे, जो बचाव के रास्ते हैं उसको बाधित न करे। ऐसे दरवाजे के 3 मीटर दूरी पर दूसरा उपयुक्त निकास द्वार होना चाहिए, यानी फायर डोर का अरेंजमेंट होना चाहिए। फायर डोर के लिए शर्तें क्या है कि वो लॉक एंड की का सिस्टम उस दरवाजे में नहीं होगा, उसमें पैनिक बार लगा हुआ होता है लंबा सा, देखा होगा, उसको पुश करिए और बाहर आइए। तो ऐसा दरवाजा उसके 3 मीटर की दूरी पर, जहां पर इस तरह के दरवाजे का अरेंजमेंट है जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो इसके एडजॉइनिंग में 3 मीटर की दूरी पर एक दरवाजा का अरेंजमेंट, एग्जिट डोर, फायर एग्जिट डोर का अरेंजमेंट करेंगे। आपातकालीन स्थिति में खुलने वाले एग्जिट डोर, घूमने वाले दरवाजे इत्यादि में उपयुक्त डिवाइस होना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली खुल सके। अगर इस तरह का दरवाजा कहीं पर लगा भी हुआ है तो इसमें सिस्टम ये होना चाहिए कि फायर की कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली खुल जाए, ये नहीं कि आप कार्ड लेकर भागे और कार्ड दिखाएं तब खुले। इसमें ऐसा सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर या स्मोक मिले, ये अपने आप डिसलॉक हो जाए और आप आपातकालीन स्थिति में अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, नॉन कंप्लायंस नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो नॉन कंप्लायंस है, अगर उसके एडजॉइनिंग में 3 मीटर की दूरी पर फायर डोर का अरेंजमेंट नहीं है। एग्जिट साधनों में किसी प्रकार का ओपनिंग प्रोहिबिटेड है, केवल यदि सुरक्षा साधनों जैसे फायर प्रोटेक्शन पाइप, डक्ट इत्यादि के लिए किया गया हो, या ओपनिंग भी हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब फायर डोर वाला जो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है एग्जिट का, ये पैसेज वे है, ये स्टेयरकेसेस है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इस वाले एरिया में किसी तरह का कोई ओपनिंग अलाउड नहीं है। जैसे पाइप कोई ले गए या कोई इस तरह की चीजें, कोई कनेक्टिविटी का अरेंजमेंट, कोई इस तरह का डक्टिंग वगैरह एसी का ले जा रहे हैं, ये सब अलाउड नहीं है। केवल हॉरिजॉन्टल आप ले सकते हैं। जैसे ये एग्जिट पॉइंट है तो यहाँ पर खड़ा खड़ा पाइप, फायर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज करिए हाइड्रेंट का पाइप जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन इस वाले पूरे एरिया को आबादित रखने के लिए इसमें किसी तरह का कोई कनेक्शन, डक्ट, पाइपिंग, गैस पाइपिंग, या इलेक्ट्रिकल ट्रे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ट्रे, ये सारी चीजें इस रूट में कहीं पर भी नहीं होगी और ये क्लियर होगा। ठीक है, इसमें किसी तरह का और कोई ओपनिंग नहीं दिया जा सकता। अब एग्जिट वॉक सरफेस के लिए क्या शर्त है, ये जो एग्जिट वॉक सरफेस है इसके लिए क्या शर्त है, ये जो है ये सारी चीजें जो है, इसके लिए 2-3 शर्तें हैं। एक तो ये कि इवन होना चाहिए। इवन होने का मतलब ऊबड़ खाबड़ या ट्रिप हजार्ड का के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए, प्लेन सरफेस होने चाहिए। इवन का मतलब ये होता है उसका स्लोप जो है एग्जिट के डायरेक्शन में 1 इन 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 इन 20 का मतलब स्लोप 1 इंच से शुरू होकर आखिर में, मतलब 20 इंच से शुरू होकर 1 इंच तक जाना चाहिए। मतलब एक रैंप कह लीजिए। जैसे अब हम यहाँ सपोज करें बेसमेंट से निकलकर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, अब यहाँ पर निकलने के लिए अगर रैंप बनाएंगे तो यहाँ से 1 इंच से शुरू होकर 20 इंच तक, इससे अधिक स्लोप नहीं रखा जाएगा। इससे अधिक स्लोप अगर है 20 इंच, जो डेड इंड है उसका स्लोप का, अगर 20 इंचेस से ज्यादा है तो वो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि अधिक स्लोप डेंजरस है और उस पर गिरने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन एग्जिट वॉक सरफेस के लिए कि वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। पहला, इवन होना चाहिए, ट्रिपिंग हजार्ड नहीं होना चाहिए। स्लिप इवन का मतलब प्लेन सरफेस होना चाहिए, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए। स्लोप जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, 1 इन 20, 1:20 कह लो, यहाँ पर 1:20 के रेशियो में बना होना चाहिए। और जो सरफेस है वो फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। इसमें बेकिंग लिख गया है, इसको वर्किंग कर लेना आप लोग, ये वर्किंग है।
जो चीजें क्लियर नहीं हो ना तो कई बार पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग वर्किंग सरफेस हो गया है। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसके लिए कंडीशन है, जो एग्जिट वॉक सर सरफेस। ये सेकंड वाली चीज समझ में नहीं आई। वर्किंग सरफेस का स्लोप 1:2 में होना चाहिए, मैं दिखाता हूँ। ये स्लोप होता है ना सिर्फ दरवाजे पे, होता है ना। जी ये इस तरह का स्लोप होना चाहिए, एक जगह पे नील और दूसरी जगह पे 20 इंचेस, 20 mm। यहाँ पर से शुरू हो बिल्कुल नील, और यहाँ से शुरू हुआ 20 तक चला जाए। 20 इंचेस तो बहुत होते हैं। मतलब स्लोप जो एग्जिट का जो स्लोप है वो 1:20 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब ये जो स्लोप है, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ 20 होना चाहिए। मतलब 20 से स्टार्ट होके और यहाँ पर 1 पे आगे खत्म हो जाना चाहिए। मतलब शार्प स्लोप जो है, अब इसको हम ऐसे करते हैं, सपोज करो इसको हम ऐसे करते हैं काफी बड़ा, और इसको हम ऐसे कर दें, जैसे खड़ी सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ियाँ खड़ी जो होती है वो कितनी भयानक लगती है नहीं लगती है। अब ये स्लोप जी जी यहाँ से स्टार्ट होगी। जो खड़ी सीढ़ियाँ घरों में बनती हैं उस पर चढ़ने में डर लगता है। तो सिमिलरली रैंप के लिए भी वही कंडीशन है, मतलब आप अधिक स्लोप नहीं दे सकते एग्जिट के पॉइंट पे, तो लिमिटेड स्लोप देना होगा जिस पर आदमी फिसल। स्लोप में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो इम्बैलेंस होने लग जाता है। जब आप काफी स्लोप में जाने लगते हैं तो आप अपने बॉडी को बेंड कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करने के लिए। और अगर बहुत ज्यादा स्लोप है तो वो भी इम्बैलेंस हो जाता है और आप गिरने के चांसेस हो जाते हैं आपके। और आपातकालीन स्थिति में तो कहना ही नहीं है, उसमें तो बिना देखे भागते हैं लोग, तो उसमें गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए स्लोप कम से कम होना चाहिए, ये सेंस आप मान लीजिए। वो आई जस्टिफाइबल भी होगा। आप इंची टेप लेके नापेंगे तो नहीं कि वहां पर कितना है, लेकिन 1:20 के रेशियो में होगा। एक छोर नील होगा लगभग, और एक छोर 20 टाइम्स above होगा। दिस इज द स्लोप ट्रेवल डायरेक्शन। अब आते हैं बेसमेंट। बेसमेंट जो है वो बाकी तलों से ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेसमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद निकलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक गाइडलाइन है, ऑक्यूपेंट लोड निकास की व्यवस्था ऑक्यूपेंट लोड के हिसाब से। ऑक्यूपेंट लोड का मतलब होता है वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन है। तो इसको आप इस टेबल को देख लीजिएगा, ऑक्यूपेंट लोड फैक्टर पर पर्सन मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये ग्रुप्स हैं बिल्डिंग के, ग्रुप A B C D E F G, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल के लिए 10 मीटर स्क्वायर पर पर्सन जगह चाहिए। अब उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ पर एग्जिट की कितनी व्यवस्था करनी है। उसके लिए दूसरा टेबल है कैपेसिटी फैक्टर। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्टेयर केसेस में कितने की जगह चाहिए, और रैम्प्स में कितने की जगह चाहिए। इस टेबल के हिसाब से हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि प्रति व्यक्ति 10 मीटर स्क्वायर, यानी 3 फीट बाई 3 फीट या 3 पॉइंट समथिंग फीट एक आदमी जगह चाहिए वहां पर। ठीक है, इसके कैपेसिटी फैक्टर में कितने हमको सीढ़ियों में चाहिए जगह प्रति व्यक्ति, और रैंप में कितने चाहिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल में देखिए, ये 10 चाहिए एक व्यक्ति के लिए। 10 का एटलीस्ट वेट चाहिए स्टेयर केसेस पर एक आदमी के लिए, और 6.5
mm चाहिए रैम्प्स पे। इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा कि जो एग्जिट है वो कितनी लंबी कितनी चौड़ी होगी। ठीक है, इसको समझिएगा फिर डिस्कस करिएगा। ये ट्रेवल डिस्टेंस है। ट्रेवल डिस्टेंस का मतलब बिल्डिंग के एक पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जैसे अ, एक कोना बिल्डिंग का और एग्जिट एग्जिट जो है वो दूसरे कोने में है, और सबसे अधिकतम दूरी जो बिल्डिंग की या कमरे की होगी उसको उसको ट्रेवल डिस्टेंस बोलते हैं। तो अब ये इंडस्ट्रियल ग्रुप की बिल्डिंग है, G1 G2 G3, जिसमें 45 मीटर मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस होना चाहिए, या G3 बिल्डिंग में 22.5 मीटर ट्रेवल डिस्टेंस होना चाहिए। ट्रेवल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि एग्जिट तक पहुंचने का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं उसमें 45 मीटर है G1 और G2 बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, और G3 में 22.5 मीटर। इसके अलावा ये रेसिडेंशियल के हैं, जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 का जो लिमिटेशन है उसके लिए। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है टेबल? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये। अच्छा, दीदी। जी सर। नहीं सर। हम्म। नहीं सर, टेबल समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। ऑक्यूपेंट लोड क्या हुआ? किसी एक जगह पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये ऑक्यूपेंट लोड होता है, जिसने बिल्डिंग को या रूम को ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक, उसमें एक आदमी को जो जगह चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रुप जी बिल्डिंग में 10 मीटर स्क्वायर का की जगह चाहिए। ये समझ में सर आ गया? यहाँ पे जो जगह चाहिए, यहाँ पे जो जगह चाहिए वो काम करने के लिए जगह चाहिए। काम करने के लिए जगह चाहिए। एक आदमी को 10 मीटर अच्छा। स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर का मतलब 3 पॉइंट समथिंग मीटर इंटू 3 पॉइंट समथिंग मीटर, यानी 10 फीट के करीब, 10 बाई 10। यही कैलकुलेशन होगा ना, 3 मीटर अगर हम करें तो। जी। हाँ, तो इसके हिसाब से इतनी जगह प्रति व्यक्ति चाहिए। ये देखो ना, ऑक्यूपेंट लोड फैक्टर मीटर स्क्वायर पर पर्सन, तो इतनी जगह चाहिए एक आदमी के लिए। मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहीं पर अरेंजमेंट होता नहीं है। अगर इतनी जगह एक आदमी को दे दी जाए तो पूरा 2 किलोमीटर की फैक्ट्री चाहिए, लेकिन आज पर प्रोविजन ये चाहिए। अब कैपेसिटी फैक्टर स्टेयरवेज में और रैंप्स में, जो कैपेसिटी फैक्टर है वो, जो स्टेयरवेज का जो कैलकुलेशन होगा 10 mm प्रति व्यक्ति, यानी अगर वहां पर 20 आदमी है तो 200 mm प्रति व्यक्ति। तो 20 mm का मतलब डिवाइडेड बाई 25 समथिंग कुछ mm का 1 इंच होता है, तो उसको डिवाइड कर लो तो उतनी चौड़ाई का स्क्वायर के उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। समझ में आया? एयर वे सर, 10 mm बहुत कम नहीं हुआ? 10 mm तो 1 इंच भी नहीं हुआ सर, आधा इंच भी नहीं हुआ। मतलब इससे कम होना ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से 10 ये वन टाइम यूज के पर्पज से काउंट होता है ना सर। है। वन टाइम यूज के पर्पज से काउंट होता है ना, क्योंकि उस समय तो हमें सिर्फ एग्जिट करना होता है, तो वो प्रति हाँ, व्यक्ति वन टाइम यूज के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ हाँ, पा रहा हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लोड फैक्टर तो ये हो गया कि ये सॉरी, जो ऑक्यूपेंट लोड फैक्टर है वो ये हो गया कि 10 मीटर स्क्वायर में की जगह इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए स्टेयर केसेस पे 10 mm इंटू नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट लोड, 20 आदमी 50 आदमी 100 आदमी, इस तरह से उसका कैलकुलेशन करेंगे। 10 आदमी है, मान लो 500 आदमी काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5000 mm हो गया। 5000 mm हो गया। 5000 डिवाइडेड बाई जी 25, तो कितने इंचेस हो गए? 25 200, दो काफी हो जाता है, इसीलिए इसको कम रखा गया है। 500 अगर आदमी काम कर रहा है तो 500 इंटू 10 करो, 5000 हो गया। 5000 को 25 mm से डिवाइड करो, इंचेस निकल जाएंगे।
और इंचेस को 12 से डिवाइड करो तो ये एक स्टैंडर्ड है, इतने mm का एटलीस्ट एक आदमी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा और नंबर ऑफ एम्प्लॉय से उसको मल्टीप्लाई करके और असर्टेन किया जाएगा कि स्टेयरवेज की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, विड्थ पर पर्सन स्टेयरवेज। और उसी तरह से ये रैंप्स के लिए कैलकुलेट करके देखना, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ गया अजीत जी? हाँ, एक बार देख लेते हैं सर, फिर डिस्कस कर लेंगे। एक बार करके हाँ, देखना पड़ेगा सर। मतलब 10 mm पर व्यक्ति अगर विड्थ स्टेयरवेज में चाहिए तो अब वहां पर ऑक्यूपेंट लोड जो है, मान लीजिए 50 लोग हो गए या 100 लोग हो गए, तो 100 × 10 1000 mm हो गया। 1000 mm को जी 25 से डिवाइड करोगे तो इंचेस बन जाएंगे, तो सफिशियंट चौड़ाई निकल आएगी। तो ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपका स्टेयरवेज कितनी चौड़ाई का होगा। उसी तरह और से ये ट्रेवल लेवल डिस्टेंस है, कंपोनेंट ट्रेवल ऑफ डिस्टेंस है। सर, ये लेवल कंपोनेंट ऑफ रैंप दिया हुआ था जो टेबल 2 हाँ। में सर, ये इंडस्ट्रियल हम्म। में 6.5 mm दिया हुआ है ना। लेवल कंपोनेंट ऑफ हाँ, रैंप 6.5 mm दिया हुआ है। बिल्कुल। तो साढ़े एक छह स्टेयर में से भी दूसरे स्टेयर का डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गई ना सर ये। इतना ही हो गया है ना सर? हाइट, चौड़ाई, चौड़ाई स्टेयर की विड्थ है ना, ये देखो ना यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ पर पर्सन है। सिमिलरली अच्छा, यहाँ पर ये विड्थ रैंप। कैलकुलेशन, रैंप में भी विड्थ कैलकुलेशन के लिए लेबल कंपोनेंट्स एंड रैम्प्स। ठीक ठीक सर, ठीक समझ में आ गया, ठीक। ये जैसे जैसे ये रैंप है, सपोज करो मैं पीछे आता हूँ, ये रैंप मान लो ना, ये रैंप ही तो है जो ठीक आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको रैंप मान लीजिए आप। तो स्टेयर केसेस ठीक। का जो, इसमें रैंप के बारे में एक चीज हमने ये बताया था, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें ये बताया था कि चौड़ाई एग्जिट के चौड़ाई के बराबर होगा। अगर 3 मीटर एग्जिट है तो 3 मीटर चौड़ाई लैंडिंग प्लेटफॉर्म का भी होगा, ऑब्वियसली उतना ही होगा। उसको कम कर देते हैं वो नॉन कंप्लायंस में होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई होगी वो समान होगी, लेकिन इसकी लंबाई में कोई इसके लंबाई का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी सर, हाँ। चौड़ाई तो आप उतना ही रखेंगे जितनी चौड़ाई आपके स्टेयर केसेस की या निकास द्वार की है। चौड़ाई तो आपके रैंप की उतनी होगी, लेकिन उसकी लंबाई को आप बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते उससे। अगर 3 मीटर का सपोज करिए आपने अगर रखा हुआ है तो 3 मीटर की चौड़ाई होगी और 3 मीटर जी, की ऊंचाई मतलब ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, पर पर्सन के हिसाब से हम इसके स्टेयर सर, पर पर्सन के हिसाब से स्टेयर की चौड़ाई हम निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं इंच में, टेबल की मदद बिल्कुल से। बिल्कुल। अब लंबाई जी जी, चौड़ाई समझ और गया। उसका जो स्टेयर स्टेयर का जो स्टेप्स होता है वो आगे हम बताएंगे कितना उसका, मतलब जो स्टेप होता है वो कितना ऊंचा होना चाहिए, या जो मूविंग सरफेस होता है स्टेयर का वो कितना चौड़ा होना चाहिए। जैसे ये देख लीजिए दोबारा से, अब 6 इंच होना चाहिए सर ना, आपने शायद बताया हुआ था। हाँ, मैंने बताया हुआ है, ये वाला एरिया और ये जी दो एरिया उल्टा एल है, तो जी ये कितनी होनी चाहिए और ये कितनी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जो है वो भी डिसाइडेड है कि ये कितनी होनी चाहिए और ये कितनी होनी चाहिए, जिस पर आप जी वॉक जी। करेंगे। और स्टेप टू स्टेप 6 से हाइट 7 कितनी इंच होगी। आपने हाइट बताई हुई थी शायद। जी। हाँ, हाँ, चौड़ाई कितनी 10 इंच थी? का आपने बताया था, चौड़ाई बताया था। है 12 इंच बताई थी सर। 10 इंच का बताया था ना सर? चौड़ाई 10 इंच और दोबारा, जो ऊंचाई है वो 6 इंच। 12 इंच बताया था सर। अच्छा, दोबारा फिर इसमें आ जाएगा, दोबारा से फिर उसमें इसमें आपको मिल जाएगा। तो जी अभी दोबारा हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ऑक्यूपेंट लोड समझ गया, उसका डेफिनेशन नहीं पता है, कैपेसिटी फैक्टर समझ गया, और ट्रेवल डिस्टेंस समझ गया। ट्रेवल डिस्टेंस मतलब एग्जिट तक पहुंचने का मिनिमम रास्ते की लंबाई कितनी होगी। G1 G2 बिल्डिंग इंडस्ट्री में 45 मीटर और 22.5 मीटर, इससे अधिक है तो वो एग्जिट मतलब ट्रेवल डिस्टेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जिट डोर आपने जो है 50
50 मीटर या 55 मीटर के दूर पे लगाया हुआ है और इस कोने पे कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो कंट्राडिक्टेड हो जाएगा और वो नॉन कंप्लायंस के कैटेगरी में आ जाएगा। मैक्सिमम 45 मीटर और 25.50 मीटर है। इसमें जो बिल्डिंग आपका असेंबली बिल्डिंग है, इसमें असेंबली बिल्डिंग में 30 है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्राउड होता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 30 मीटर्स है, एजुकेशनल में 30 है और स्टोरेज में 30 है। हजार्डस में 22.5 मीटर है टाइप 1 टाइप 2 बिल्डिंग में, और टाइप 3 टाइप 4 बिल्डिंग में ये 30 मीटर्स की कैटेगरी में आएगा। अब पिछले उसमें हमने बात कर लिया कम से कम 2 निकास द्वार होने चाहिए बेसमेंट में भी। अभी इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो जनरल रिक्वायरमेंट थी एग्जिट की। अब हम बेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेसमेंट में भी कम से कम 2 निकास द्वार होने चाहिए। अग्नि निकास द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए जो एग्जॉस्ट के निकास के एग्जिट के दिशा में होना चाहिए। ये सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, एग्जिट की दिशा में खुलने वाली हो एवं 2 घंटे अग्निरोधक हो। अब ऑक्यूपेंट लोड के बारे में बात कर लिया हमने, एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन अब सिस्टमेटिकली यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। भवन के किसी एक रूम में जहाँ काम करने, सोने अथवा बैठने इत्यादि के लिए टेबल 3 के अनुसार अलाउ किए गए अधिकतम लोगों की संख्या को ऑक्यूपेंसी लोड कहते हैं, जिसके आधार पर निकास की संख्या तय की जाती है। एग्जिट आकलन के लिए प्रति व्यक्ति ऑक्यूपेंट लोड फैक्टर सुनिश्चित किए गए हैं टेबल 3 में। तो टेबल 3 पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ये टेबल 3 था हमारा। इसके आधार पर ऑक्यूपेंट लोड और नंबर ऑफ एग्जिट डिसाइड किए जाएंगे, और ये इसका कोरिलेशन, ऑक्यूपेंट लोड का कोरिलेशन कैपेसिटी फैक्टर से है और ट्रैवल डिस्टेंस के फैक्टर से है। अगर ट्रैवल डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो उसमें 2 एग्जिट डोर का अरेंजमेंट करेंगे। मतलब अगर सपोज करते हैं कि एक डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग का पॉइंट है, यहाँ से 50 मीटर ट्रैवल डिस्टेंस हो रहा है, तो एक दूसरा एग्जिट पॉइंट भी हम उसको उसके हिसाब से अरेंज करेंगे अगर ट्रैवल डिस्टेंस मैक्सिमम है तो ऑक्यूपेंट लोड जहाँ पर लोगों के काम करने, बैठने इत्यादि के लिए जो अधिकतम संख्या सुनिश्चित की गई है उसको ऑक्यूपेंसी लोड बोलते हैं। प्रत्येक तल का ऑक्यूपेंसी लोड अलग अलग आकलित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी लोड हम कैलकुलेट कर लें। उसके लिए एक तल पर जितने कमरे हैं या एक तल का ऑक्यूपेंसी लोड देखा जाएगा और हर तल का अलग अलग होगा। असेंबली भवन, कॉल सेंटर इत्यादि ऐसा भवन जहां लोग एकत्रित होते हो, भवन के उस कमरे के बाहर प्रवेश द्वार पर ऑक्यूपेंसी लोड धातु के शीट पर डिस्प्ले करना आवश्यक है। मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर लोग इकट्ठे होते हो, और इवन के फैक्ट्रीज में भी ये आपको फैक्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से जो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट जगह एक व्यक्ति को चाहिए, उससे अधिक को आप वहां पर कार्य के लिए नहीं रख सकते, ये इलीगल होगा। तो आपको उस रूम का कैलकुलेशन करना होगा और ये आपको नॉलेज में रखना होगा कि प्रति व्यक्ति कितनी जगह चाहिए। जैसे अभी हमने 10 मीटर की बात कही, तो 10 मीटर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर होने चाहिए 4 लोग और काम कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर बाहर की तरफ एक मेटालिक डिस्प्ले लगा होना चाहिए जिसका साइज 300 mm इंटू 200 mm का होगा, और उस पर जो अक्षर लिखे होंगे वो 50 mm के होंगे। अब क्या लिखा होगा उसके ऊपर? उसके ऊपर ये लिखा हुआ होगा मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितने पर्सन परमिटेड विद इन दिस स्पेस रूम, और यहाँ पर स्पेस या रूम का डिटेल, फ्लोर का नंबर और सिग्नेचर डेट ये डिस्प्ले करना चाहिए। ये अभी तक आपने देखा नहीं होगा जी कहीं पर भी। ऑक्यूपेंसी लोड आपने ऑडिट के दौरान देखा है कहीं पर लगा हुआ है? अभी तक तो कहीं नहीं देखा सर।
हाँ केवल अजीत जी, लिफ्ट में देखा है। हाँ लिफ्ट में सिर्फ लगा होता है कि इतने टन से अधिक क्षमता के लोग अलाउड नहीं है। अजीत जी, आपने कहीं देखा है ऐसा? नहीं सर, या ध्यान नहीं दिया होगा, पता नहीं था। नहीं देखा है तो आप ऑडिट करने जाइएगा तो कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो, क्योंकि कारखाना अधिनियम तो डिफाइन करता है ना कि कितने कर्मचारी को कितनी जगह चाहिए काम करने के लिए, तो उसके जी। आकलन के हिसाब से आपका मतलब प्रॉपर आकलन होना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह का वो ना हो। वहां पर एक रिव्यू करिएगा कि इस क्षेत्र में, इस कमरे में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो लॉ के हिसाब से ये चारों लोगों के लिए उपयुक्त जगह है या नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि वहां पर क्राउड है तो आप, ये सब ओवर क्राउड को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओवर क्राउड एक खुद में एक बहुत बड़ा हजार्ड है, और वो उस हजार्ड से निपटने के लिए ये कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो अब इसमें अगर मैनेजमेंट ने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 4 लोगों से अधिक परमिटेड नहीं है इस कमरे में, और उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नॉन कंप्लायंस है और ऐसा नहीं होना चाहिए। निकास के घटक, निकास के जो घटक हैं वो 5 हैं। निकास की कुल संख्या जिन पर उचित पहुंच प्रदान की गई हो, निकास पहुंच की क्षमता, निकास तक पहुंचने का ट्रैवल डिस्टेंस, बाहर निकलने के दिशा की स्पष्टता, और सुरक्षा मुद्दों सहित कोई बाधा। ये 5 फैक्टर्स हैं निकास कंपोनेंट्स के रूप में। निकास पहुंच से संबंधित कुछ और मुख्य बातें हैं। निकास तक पहुंचने का एक सामान्य मार्ग हो जो अलग अलग निकास के लिए 2 स्वतंत्र दिशाओं की ओर ले जाता हो। मतलब एक निकास मार्ग से अगर आप निकले तो उसके बाहर ऐसी व्यवस्था हो कि वो 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाए। एग्जिट एक्सेस की क्षमता क्या होनी चाहिए? निकास पहुंच के लिए आवश्यक गलियारों, रैंप की पर्याप्त चौड़ाई, जिससे लोगों के को बाहर निकलने की सुचारू प्रवाह सुनिश्चित सुनिश्चित की जा सके। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है। उसकी चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए, और सफिशियंट चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये इसका ध्यान रखेंगे। एग्जिट एक्सेस गलियारों में कोई भी वस्तु, सामान, फर्नीचर इत्यादि नहीं होगी जो निकास के समय बाधा उत्पन्न करे। ये निकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है और वो नॉन कंप्लायंस होगा। अगर कोई निकास कारखाने ने डिफाइन कर रखा है और उसमें कोई फर्नीचर रखा हुआ है, टेबल रखी हुई है, कुर्सी रखा हुआ है, या कोई इस तरह का सामान रखा हुआ है, कोई मटेरियल फिनिश्ड या अनफिनिश्ड मटेरियल रखा हुआ है, तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड है और ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट परमिटेड। उसके लिए उसको नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। निकास के सभी घटकों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी एवं स्वप्रकाशित निकास चिन्ह लगाए जाएंगे। निकास के सभी घटक कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स, सीढ़ियाँ, पैसेजेस, इंटरनल स्टेयर्स, एक्सटर्नल स्टेयर्स, इन पर जो है वो इन पर प्रॉपर अरेंजमेंट होगा लाइट का। और ये ऑक्यूपेंसी के दौरान यानी कार्यों के दौरान हमेशा ये इस पर प्रकाशित रहेंगे ये सारी जगह। और यहाँ पर एग्जिट का मार्क लगा हुआ होगा। एग्जिट का जो जो चिन्ह है वो सेल्फ ग्लो होगा या सेल्फ पावर बैकअप होना चाहिए, ताकि अगर लाइट चली जाए या बिजली कट हो जाए तो ऐसी दिशा में वो चमके और लोगों को पता चले कि ये एग्जिट का की दिशा है। फायरमैन लिफ्ट और असेंबली एरिया सीधे मुक्त होगा एवं एरिया सीधे मुक्त होगा एवं पहुंच के लिए सिंबल लगा होगा। इसको क्या मतलब? फायरमैन लिफ्ट और असेंबली एरिया फ्री होगा, सीधी कुछ नहीं है। एरिया मुक्त होगा एवं पहुंच के लिए सिंबल लगा होगा, मतलब एरो डायरेक्शन लगे होंगे। ये फायरमैन लिफ्ट है और असेंबली एरिया है। तो असेंबली एरिया में एक खास इंटरनेशनल सिंबल हम लगाते हैं। एक आदमी खड़ा होता है और उसमें एरो ऐसे 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 करके दिखाता है। असेंबली एरिया देखा है ना? जो इमरजेंसी असेंबली एरियाज होते हैं वहां पर एक लोगो लगा होता है, और उसमें चारों तरफ से एक बीच में एक इंसान का फोटो बना होता है और चारों तरफ से एरो दिखाया जाता है। ये इंटरनेशनल सिंबल है और ये डिस्प्ले करना जरूरी है ताकि लोगों को पता रहे कि ये असेंबली एरिया है आपातकालीन स्थिति में। एग्जिट एक्सेस स्वतंत्र स्वतंत्र होगा, अथवा अर्थात ये किसी कमरे, स्टोर इत्यादि से होकर नहीं जाएगा।
मतलब अगर एग्जिट का प्रोविजन किया है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे कमरे में चला जाए या किसी स्टोर के रास्ते से गुजरे, वो सीधे सीधे बाहर जाने का अरेंजमेंट होगा। लेकिन ये एग्जिट क्षमता का आकलन टेबल आ गया। एग्जिट क्षमता का ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो दूसरे बार हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। एग्जिट की संख्या जो है वो ऑक्यूपेंट लोग के हिसाब से प्रति व्यक्ति चौड़ाई के रिक्वायरमेंट के अनुसार होगी, जिसे इस टेबल में दर्शाया गया है। इसको दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा। अरेंजमेंट ऑफ एग्जिट, एग्जिट का ट्रेवल डिस्टेंस का टेबल ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रेवल डिस्टेंस है क्या, तलवा अथवा कमरों के सबसे दूर बिंदु से एग्जिट तक पहुंचने की दूरी है। ये बीच बीच में डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब पैसेज वे के बारे में कुछ कंडीशन है। पैसेज वे में एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल और असेंबली भवनों के निकास तक पहुंचने के लिए अंतिम गलियारों की लंबाई 6 मीटर से अधिक नहीं होगी एवं अन्य भवनों के लिए यह 15 मीटर होगी। ये जो गलियारा है ये एग्जिट है, दोनों तरफ ये एग्जिट स्टेयरकेसेस लगे हुए हैं। और ये जो पैसेज वे है ये एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल और असेंबली भवनों में 6 मीटर से अधिक नहीं होगी और बाकी इंडस्ट्रियल और इसके अलावा जो बिल्डिंग होगी वो 15 मीटर से अधिक नहीं होगी, यानी 45 फीट से ज्यादा पैसेज वे नहीं होगा। मतलब एग्जिट का एक्सेस जो होगा वो एटलीस्ट, मतलब यहाँ से एग्जिट किया बंदा, अब यहाँ जा रहा है तो ये 45 फीट से अधिक नहीं होगा, मतलब 15 मीटर से अधिक नहीं होगा। पता चला ये अगर लंबा हुआ तो लोग पैसेज में घूमते रह जाएंगे और कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसका लिमिटेशन रखा गया। इंडस्ट्रियल के लिए 15 मीटर और दूसरे भवनों के लिए 6 मीटर। दो एग्जिट को एक निश्चित दूरी पर उपलब्ध करा जाएगा और इस प्रकार होगी कि अलग अलग दिशाओं में निकास हो सके। ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्डिंग में एक कमरे में 2 एग्जिट लगा दें और एक ही जगह पे लगा दें, ऐसा नहीं होगा। ये अलग अलग जगह पे लगाई जाएगी जो 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में एग्जिट कराएगा। टाइप ऑफ एग्जिट, एग्जिट्स, डोरवेज पहले पढ़ लिया है। डोरवेज, कॉरिडोर्स, पैसेजवेज, इंटरनल स्टेयरकेसेस, एक्सटर्नल, ये सारे के सारे एग्जिट हैं। प्रत्येक निकास एक बंद सीढ़ियों में, कॉरिडोर में, हॉरिजॉन्टल एग्जिट में या पैसेजवे में खुलेंगे, जो लगातार एवं सुरक्षित निकास का साधन माना जाएगा। ये भी आपने पढ़ लिया। निकास द्वार की चौड़ाई 1000 mm कम से कम होगी और असेंबली बिल्डिंग में 2000 mm होगी। निकास द्वार की चौड़ाई हमने अभी ऊंचाई और पढ़ी थी, ऊंचाई वगैरह पढ़ी थी, ये चौड़ाई है और ये कम से कम असेंबली बिल्डिंग को छोड़ के बाकी बिल्डिंग में 1000 mm की होगी। निकास द्वार निकास की दिशा में खुलेंगे एवं इसमें लॉक एंड की का सिस्टम नहीं होगा, ये भी पढ़ लिया है। एग्जिट डोर पर कोई मिरर नहीं लगा होगा जिससे एग्जिट डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन हो जाए। कई बार ये होता है ना कि दरवाजों पे शीशे मिरर टाइप की चीजें चमकने वाले लगा देते हैं, तो इस तरह की कोई चीज उसमें नहीं लगी हो।